जय हिंद फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला में आज हमारी क्लास का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। पिछली क्लास जो हुई है हमारी वो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कुछ बेसिक पॉइंट है, बेसिक जानकारी के बारे में है और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत में कहाँ कहाँ किन राज्यों में पाया जाता है, भारत के अलावा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अन्य किन किन देशों में पाया जाता है। तो पिछली क्लास जो हमारी हुई है हड़प्पा सभ्यता पे वो मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता से जुड़े बेसिक पॉइंट और हड़प्पा सभ्यता के विस्तार से है। और आज क्लास का जो टॉपिक है हमारी वो है हमारी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल में 7 महानगरों की संज्ञा दी जाती है कि हड़प्पा सभ्यता के 7 महानगर हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि एग्जामिनर 7 महानगरों से अक्सर क्वेश्चन बना देता है। तो हड़प्पा सभ्यता के 7 महानगर हैं जिनको महानगर की संज्ञा दी जाती है। तो आज की क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के जो 7 महानगर हैं उनमें से हम लोग 4 महानगर आज की क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेष 3 जो नगर बचेंगे महानगर उनको पढ़ेंगे। इसके अलावा जो छोटे छोटे नगर हैं जहाँ से कुछ एविडेंस मिले उनको देखेंगे। उसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति और पतन पे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास जो है हमारी वो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों पे है। तो बात करें हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल पे, तो आज का टॉपिक हमारे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। अगर प्रमुख स्थलों को देखा जाए तो हम लोग 4 पढ़ेंगे। तो कौन कौन से पढ़ेंगे? तो जो पहला पढ़ेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता का स्थल प्रमुख वो है हमारा हड़प्पा। ये हड़प्पा स्थल है पहला। दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल, चौथा है धौलावीरा। ये 4 स्थल हैं जिनको आज की क्लास में हमें पढ़ना है मुख्य रूप से। यहाँ पे काम किसने किया है और इनका विस्तार क्या है, यहाँ से कौन कौन से एविडेंस पाए जाते हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो हम स्टार्ट करते हैं महानगरों में। पहला महानगर जिसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा ही सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हड़प्पा जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण और पहला स्थल माना जाता है, क्योंकि इस पहला संदर्भित स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता का था वो था हमारा हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का पहला संदर्भित स्थल भी कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा, फिर पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो, फिर लोथल, फिर धौलावीरा। तो अगर हम हड़प्पा की बात करें कि हड़प्पा कहाँ पड़ता है, हड़प्पा पे काम किसने किया उत्खनन का, और हड़प्पा से क्या क्या एविडेंस मिले, ये चीजें हम आज हड़प्पा के संदर्भ में देखेंगे। अगर बात करें कि हड़प्पा की लोकेशन की कि हड़प्पा पड़ता कहाँ है, तो हड़प्पा जो पड़ता है ये पाकिस्तान की साइड है। हड़प्पा पाकिस्तान की साइड है और ये हड़प्पा का जो एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब प्रांत। हड़प्पा जो पड़ता है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। वो भी कहाँ पड़ता है? तो मोंटगोमरी जिला है। ये मोंटगोमरी जो जिला है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, वहीं पे ये हड़प्पा पड़ता है। अगर वो पूछा जाए कि ये किस नदी पे पड़ता है, तो ये अक्सर पूछा भी जाता है कि हड़प्पा किस नदी पे पड़ता है या फिर किस साइड पड़ता है। तो हड़प्पा जो पड़ता है वो रावी नदी पे पड़ता है। और रावी की किस साइड पे पड़ता है पूछा जाए तो वो बाएं साइड। जैसे कि ये नदी जा रही, अगर हम ये नदी जा रही है, अगर हम बात करें कि इसमें हड़प्पा किस साइड पे पड़ता है, किस साइड पड़ता है, लेफ्ट पड़ता है कि राइट पड़ता है, तो इस नदी में जो हड़प्पा पड़ रहा है ये रावी नदी के बाएं पड़ रहा है। इधर जो पड़ रहा है ये पड़ रहा है हड़प्पा। तो हड़प्पा की लोकेशन क्या है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में पड़ता है और रावी नदी के बाएं तट पे पड़ता है। तो ये हो गई हड़प्पा की लोकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं कि हड़प्पा पे काम किसने किया। तो हड़प्पा पे जो काम किए थे, सबसे पहले हड़प्पा की खोज जो किए थे वो एक विद्वान है जिनका नाम है D.R. साहनी। D.R. साहनी या फिर दयाराम साहनी, इनको फुल फॉर्म है इनके नाम का, शॉर्टकट में D.R. साहनी कहा जाता है। तो दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा के टीलों को सबसे पहले देखा, पहचाना और 1921 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा के टीलों पे काम किए। तो हड़प्पा की खोज या फिर हड़प्पा के टीलों पे सबसे पहले काम किसने किया?
तो D.R. साहनी महोदय ने किया था। और कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। तो 1921 में यहाँ पे किए गए थे और 1922 में मोहनजोदड़ो पे राखालदास बनर्जी सर ने किया था। और इन दोनों टीलों पे जो निर्देशन का काम किए थे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के थे G.R. शर्मा प्रोफेसर, उन्हीं के देख रेख में इन दोनों टीलों का उत्खनन किया गया था। मतलब ये जो D.R. साहनी थे ये किसके देख रेख में हड़प्पा के टीलों की खुदाई कर रहे थे? तो जॉन मार्शल की निर्देशन या देख रेख में हड़प्पा के टीलों की खुदाई कर रहे थे। तो हो सकता है निर्देशन भी पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा पूरा स्थल है या मोहनजोदड़ो पूरा स्थल है किसके निर्देशन में खोजा गया या खोदा गया? तो ये सर जॉन मार्शल के निर्देशन में खोजा गया या उत्खनन कार्य हुआ। ये बात हो गई। इसके आगे इनके सहायक के रूप में अन्य पुरातत्ववेत्ता भी हड़प्पा की टीलों पे काम किए। तो अन्य जो है वो है माधव स्वरूप वत्स महोदय ने भी हड़प्पा के टीलों पे उत्खनन का काम किया था। इसके बाद जो काम किए हैं वो मॉर्टिमर हिलर महोदय ने किया है। मॉर्टिमर हिलर महोदय ने जो काम किया था वो 1946 ईस्वी में किया था। 1921 में D.R. साहनी ने किया था। उसके बाद माधव स्वरूप वत्स ने किया। उसके बाद मॉर्टिमर हिलर महोदय ने लास्ट में 1946 में हड़प्पा के टीलों पर पुनः फिर काम किए इनके सहायक के रूप में आगे चल के। ये हो गई इसके खोज की बात। और यहाँ पे उत्खनन किसने किया? अब बात कर लेते हैं कि हड़प्पा का जो नगर विन्यास था वो कितने भागों में बटा था, कैसे बटा था। तो हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर नगर देखने में आते हैं कि वो दो क्षेत्रों में बटे रहते थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। तो जैसे कि पूर्वी टीला को जो कहा जाता था वो नगर के नाम से जाना जाता था और पश्चिमी टीला को दुर्ग की संज्ञा दी जाती थी। तो देख लेते हैं जैसे कि ज़्यादातर दो ही क्षेत्रों में विभक्त रहते थे हड़प्पा के नगर, लेकिन जैसे कि धौलावीरा ले ले और कालीबंगा जो नगर थे ये ओनली 3 भागों में डिवाइड रहते थे। तो अगर हम फिलहाल हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो टीला था ये मुख्य रूप से पहले दो भागों में विभक्त था। पहला था ये पश्चिमी टीला, दूसरा था पूर्वी टीला। ये जो पूर्वी टीला था इसको नगर का नाम दिया जाता था, नगर की संज्ञा दी जाती थी। और पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता था। और जो पूर्वी टीला था इसमें साधारणतः सामान्य लोग रहते थे। और इस वाली जो एरिया में इस पश्चिमी टीला था इसमें जो संपन्न लोग रहते थे, राजा रहते थे। इसके अलावा जो उच्चित दुर्ग वाली चीजें, प्रसिद्ध चीजें रहती थी वो वैसे लोग जो रहते थे उच्च वर्ग के वो पश्चिमी टीले पे रहते थे। और सामान्य लोग जो रहते थे, निम्न लोग रहते थे वो पूर्वी टीले में रहते थे। ये एक विभाजन पाया जाता है हड़प्पा के टीलों में, हड़प्पा पूरा स्थल पे। अब बात करें कि यहाँ की जो सुरक्षा थी कैसी थी, तो जो हड़प्पा के टीले पाए जाते हैं जैसे ये दुर्ग टीला है तो यहाँ पे जो पहले इसकी सुरक्षा पर ये जो पहली सुरक्षा पर्ची बनी है, सुरक्षा दीवार, वो मिट्टी के ईंटों से बनाई गई है। पहले मिट्टी के ईंटों से बनाई गई, उसके बाद फिर से एक दुर्गीकरण किया गया है जो पक्की ईंटों से इसको ढका गया है या सुरक्षा प्राचीर बनाई गई है। तो हड़प्पा के जो टीले पाए जाते हैं ज्यादातर पहले जो सुरक्षा प्राचीर बनाई गई है, सुरक्षा दीवार, वो कच्ची ईंटों से बनाई गई है। दूसरी जो बनाई गई है वो पक्की ईंटों से बनाई है। यही व्यवस्था यहाँ भी पाई जाती है, लेकिन ये दुर्गीकरण ज्यादा पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रशासनिक चीजें रहती थी और उच्च वर्ग के लोग रहते थे। ये हो गई इसके विभाजन की बात। इसके ऊपर ही एक अन्य टीला पाया जाता है जिसको नाम दिया गया है एफ टीला। ये पाया जाता है जस्ट इसके वेस्ट वाले टीले के ऊपर एफ टीला पाया जाता है। एफ टीले से कुछ एविडेंस मिले हैं, देख लेते हैं। तो एफ टीले से ये जो एफ टीला नाम दिया गया है, ये जो टीलों का विभाजन किया है वो मॉर्टिमर हिलर महोदय ही ने किया है। तो पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के टीलों का विभाजन किसने किया, तो मॉर्टिमर हिलर महोदय ने काम किया। और इन टीलों को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है टीला ए और टीला बी। तो अगर पूछा जाए टीला ए, बी और एफ का नामकरण किसने किया है, तो मॉर्टिमर हिलर महोदय ने किया है। तो ए, बी और एफ टीला का जो साक्ष्य पाया जाता है, नामकरण किए हैं वो
मॉर्टिमर हिलर महोदय ने किया है। बात कर लेते हैं कि इन टीलों से क्या क्या एविडेंस मिले हैं। अगर हम बात करें इस वाले टीले की एफ टीला से क्या क्या एविडेंस मिला है, तो एफ टीला से जो एविडेंस मिला है वो मिले हैं, ये एफ टीला हमारा, इस एफ टीले से जो एविडेंस मिला है वो मिला है गेहूं मिला है, जौ मिला है। इसके अलावा यहाँ से 18 चौबूतरे मिले हैं जहाँ पे श्रमिक लोग काम करने का काम करते थे। इसके अलावा यहाँ से 12 कमरे का एक अन्नागार प्राप्त होता है। हड़प्पा के एफ टीले से हमें 12 कमरे का एक अन्नागार प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ से श्रमिक आवास प्राप्त होते हैं जहाँ पे जो लेबर रहते थे, मजदूर रहते थे, वो यहाँ पे रहते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पापुरा स्थल पे जो ये ए टीला है, इसके ऊपर या पश्चिमी टीला के ऊपर एफ टीला पाया जाता है। एफ टीला से गेहूं, जौ और 18 चौबूतरे मिले हैं। इसके अलावा 12 अन्नागार वाले कमरे मिले हैं, 6-6 की कतार। ये जो 12 अन्नागार पाए गए हैं वो 6-6 की पंक्ति में एफ टीले से पाए गए हैं। तो एफ टीले की बात होगी कि यहाँ पे गेहूं, जौ और 18 चौबूतरे, 12 अन्नागार और श्रमिक आवास पाए गए हैं। इसके बाद कर ले हम ए टीले की या पश्चिमी टीले की। पश्चिमी टीले से क्या क्या एविडेंस में मिलता है, तो पश्चिमी टीले से एविडेंस के रूप में जो मिलता है वो R37 कब्र मिलते हैं। मतलब R37 एक प्रचलन था, ये बाहर की सभ्यताओं में पाया जाता था जहाँ पे लकड़ी की ताबूत युक्त एक मानव समाधान की प्रक्रिया थी। तो उसको मानव समाधान की प्रक्रिया को ही नाम दिया गया R37। तो R37 जो है ये मानव समाधान की एक पद्धति थी। तो पश्चिमी टीला से हड़प्पा के R37 की कब संस्कृति या सभ्यता पाई गई। अगर पूछा जाए R37 कब संस्कृति कहाँ से पाएगी, तो हड़प्पा से पाएगी। और हड़प्पा में भी किस टीले से पाएगी, तो पश्चिमी टीले से पाएगी या ए टीले से पाएगी। इसके अलावा इसी पश्चिमी टीले से हमें सीप का चम्मच मिलता है। सीप जो तालाबों में पाया जाता उससे ही बनाया हुआ चम्मच के रूप में, स्पून के रूप में चम्मच मिला है हड़प्पा के पश्चिमी टीले से। इसके अलावा यहाँ से ताबूत युक्त समाधान मिला है। जैसे कि यूरोप कंट्री में आज भी प्रचलन में ये ताबूत समाधान पाया जाता है। ताबूत एक लकड़ी से बना हुआ एक डब्बा होता है जो समाधान की प्रक्रिया है कि जो अंत्येष्ट किया हुआ मानव रहता है उसमें रख के उसका समाधान या फिर अंत्येष्ट किया जाता है। तो ये ताबूत युक्त एक समाधान मिला है। इसके अलावा यहाँ पश्चिमी टीले से सूती कपड़ा मिला है। सूती कपड़े में ही एक तांबे का जो शीशा होता है दर्पण, वो लिपटा हुआ मिला है। तो पश्चिमी टीला से एक सूती कपड़ा है, सूती कपड़ा में ही कांसे का एक शीशा या दर्पण लपेटा हुआ मिला है। ये जो साक्ष्य मिल रहे हैं ये पश्चिमी टीले से मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, ये जो मुख्य साक्ष्य थे हमारे, ये जो मुख्य साक्ष्य थे ये हमारे हड़प्पा के पश्चिमी टीलों से पाए जाते थे। अब हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा का पूर्वी टीला। तो हड़प्पा के पूर्वी टीले से जो पाए जाते हैं वो पाया जाता है यहाँ पे एच कब्र संस्कृत। एच कब्र संस्कृत जो है ये हड़प्पा के उत्तरवर्ती काल की मानी जाती है। इसका समय काल महापाषाण के या फिर महापाषाण काल कह सकते हैं या ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसको जो एच कब्रिस्तान संस्कृति है ये उत्तर हड़प्पा के अंतर्गत आती है। और ये जो कब्रिस्तान में यहाँ पे जितने मानव समाधान मिले हैं उनपे जो काम किए हैं वो माधव स्वरूप वस्त महोदय ने किया है। तो इसमें HR संस्कृत पे जो काम किए हैं ये भी माधव स्वरूप वस्त सर ने ही किया है। इसके अलावा यहाँ पूर्वी टीले से हमें तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त होती है। तो हड़प्पा की ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हड़प्पा से तांबे की एक इक्का गाड़ी प्राप्त की जाती है। इसके अलावा हड़प्पा के जो पूर्वी टीला है यहाँ से सर्वाधिक लिखित मोहरे पाई जाती हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे ज्यादा लिखित मोहरे पाई जाती हैं वो हड़प्पा नामक पूरा स्थल से पाई जाती हैं। और हड़प्पा नामक पूरा स्थल में भी कहाँ से, तो हड़प्पा की पूर्वी स्थल से सबसे ज्यादा लिखित मोहरे पाई जाती हैं। संख्या पूछी जाए कितनी है, तो संख्या है 1200। तो हड़प्पा के पूर्वी स्थल से सर्वाधिक लिखित मोहरे पाई जाती हैं और कितनी संख्या है, तो 1200। अगर पूछा जाए इनका आकार क्या है, तो वर्गाकार है। तो हड़प्पा सभ्यता से सर्वाधिक लिखित एवं वर्गाकार मोहरे पाई जाती है हड़प्पा के पूर्वी टीलों से। ये हो गई बात इसके टीलों की। अब बात कर लेते हैं कि हड़प्पा से क्या क्या एविडेंस मिले हैं। अगर बात करें साक्ष्यों में
गठिया रोग का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से समाधान जो पाए गए हैं उनमें एक समाधान में ऐसा एविडेंस मिला है जो माना जाता है कि उस मानव में गठिया रोग के एविडेंस पाए जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गठिया रोग के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो गठिया नामक रोग के साक्ष्य जो मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा नामक पूरा स्थल से मिले हैं। इसके अलावा में है खरगोश को पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। मतलब जैसे कि खरगोश है उसको पकड़ते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है हड़प्पा नामक पूरा स्थल से। इसके अलावा यहाँ से हाथी का जला हुआ कपाल मिला है। हाथी का जो सिर होता है वो भी सिर जला हुआ मिला है। मतलब सबूत ऐसे नहीं मिला, हाथी का जो सिर है वो जली हुई अवस्था में मिला है। तो पूछा जाए हाथी का जला हुआ कपाल कहाँ से मिला, तो वो हड़प्पा नामक पूरा स्थल से मिला। इसके अलावा यहाँ से माना जाता है कि कुआं ना के बराबर पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से कुआं नहीं पाए जाते हैं तो आंसर होगा उसका हड़प्पा। अगर पाए जाते हैं तो बहुत अपवादित रूप में ना के बराबर ही पाए जाते हैं। इसके अलावा हड़प्पा नामक पूरा स्थल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ से सिंदूर के साक्ष्य पाए जाते हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे नौशेरा से भी सिंदूर के साक्ष्य पाए जाते हैं। और उससे पहले हमको हड़प्पा में सिंदूर के साक्ष्य दिखाई देते हैं। सिंदूर के जो साक्ष्य मिलते हैं ये महत्वपूर्ण विशेषता है हड़प्पा की कि हड़प्पा में सिंदूर के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से जो मिट्टी की मरण मूर्तियां मातृ देवी की मिली हैं उन मूर्तियों में देखा गया है कि जो मांग है बाल में सिंदूर पाया गया। तो इस आधार पे कहा गया है कि ये जो मूर्तियां हैं इसमें सिंदूर लगाने का काम किया गया है। तो सिंदूर के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता था ये सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रशासनिक नगर था। आगे चल के हम लोग देखेंगे हड़प्पा मोहनजोदड़ो को आध्यात्मिक नगर की संज्ञा दी जाती है, लेकिन मौखिक रूप से महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो हड़प्पा को माना जाता है कि ये एक प्रशासनिक नगर था। यहाँ पे प्रशासन संबंधित काम देखा जाता था, उसकी कैपिटल थी। और मोहनजोदड़ो को आध्यात्मिक नगर माना जाता था। तो अगर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासनिक या फिर प्रशासन संबंधित नगर पूछा जाए तो हो जाएगा हड़प्पा। तो ये विशेषताएं हो गई सिंदूर के साथ, ये प्रशासनिक नगर था। इसके अलावा हाथी दांत और गठिया रूप के साथ पाए गए और सर्वाधिक लिखित मोहरे पाई गई। उसके अलावा कि इक्का गाड़ी, फिर एच कब्र संस्कृत और 37 कब्र संस्कृत, ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक पूरा स्थल से। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पूरा स्थल, ये है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें कि मोहनजोदड़ो को कई नामों से जाना जाता है। जैसे मोहनजोदड़ो को सिंधु की बाग कहा जाता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसके अलावा स्तूपों का टीला कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को स्तूपों का टीला किस लिए कहा जाता है, क्योंकि जो आगे चल के कुषाण काल समय आता है उस काल में इस पूरा स्थल पे बहुत सारे स्तूप बनाए गए। जो स्तूप थे वो कुषाण काल के थे, लेकिन जो उत्खनन हुआ वो बाद में हुआ तो वहां से बहुत सारे स्तूप मिले। इस कारण इस मोहनजोदड़ो को स्तूप टीला भी कहा जाता है। तो इसके कितने नाम हो गए, मोहनजोदड़ो को स्तूपों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है, सिंधु की बाग कहा जाता है। इसके अलावा आध्यात्मिक नगर के नाम से भी मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं नाम की बात। अब बात कर लेते हैं कि मोहनजोदड़ो की लोकेशन क्या है, कि मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है। तो मोहनजोदड़ो जो पड़ता है ये पाकिस्तान में पड़ता है, जैसे कि वो भी पाकिस्तान में पड़ रहा था। और पाकिस्तान में भी कहाँ, तो सिंध प्रांत में पड़ता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट है लरकाना डिस्ट्रिक्ट। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये मोहनजोदड़ो पूरा स्थल है कहाँ पड़ता है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत मतलब सिंध स्टेट में पड़ता है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा पूरा स्थल की बात करें तो हड़प्पा पूरा स्थल भी पाकिस्तान में पड़ता था, लेकिन हड़प्पा जो पड़ रहा था वो पंजाब प्रांत में पड़ रहा था। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो पूरा स्थल है ये जो पड़ रहा है ये सिंधु प्रांत के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है। अगर हम बात करें कि ये किस नदी पे पड़ रहा है, तो ये पड़ रहा है सिंधु नदी पे। हड़प्पा रावी नदी पे पड़ रहा था, लेकिन मोहनजोदड़ो जो पड़ रहा है ये सिंधु नदी पे पड़ रहा है। पूछा जाता है कि ये मोहनजोदड़ो किस नदी पे पड़ता है, तो मोहनजोदड़ो जैसे कि ये सिंधु नदी जा रही है, ये सिंधु नदी जा रही है, तो जो मोहनजोदड़ो पड़ रहा है ये इस साइड में पड़ रहा है, दाएं तट पे पड़ रहा है। तो हड़प्पा जो पड़ रहा था वो हड़प्पा रावी के बाएं पड़ रहा था। और जो मोहनजोदड़ो पूरा
ये सिंधु नदी के दाएं तट पे पड़ रहा है। तो ये तट वाला भी पूछा जाता है, किस तट पे पड़ता है, किस नदी पे पड़ता है, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पे पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे काम किसने किया उत्खनन का। अगर काम को देखें तो यहाँ पे जो काम किया सबसे पहले वो किए हैं आर.डी. बनर्जी सर ने। आर.डी. बनर्जी सर ने जो काम किया था यहाँ पे वो 1922 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1922 ईस्वी में किए थे। आर.डी. सर महोदय जो काम किए थे वो किए थे 1922 ईस्वी में। हड़प्पा पे जो काम किया गया था वो 1921 ईस्वी में किया गया था, लेकिन मोहनजोदड़ो पे जो काम किया गया था वो 1922 में किया गया था। किसने किया था? तो आर.डी. बनर्जी मतलब राखालदास बनर्जी काम किए थे। इसके अलावा जो आगे के कालों में जो काम किए या सहायक रूप में मोहनजोदड़ो पे काम किए वो है जे.एन. नायक महोदय, आगे चल के जे.एफ. डेस महोदय ने। तो यहाँ मोहनजोदड़ो पे मुख्य रूप से 3 लोग काम किए। पहला राखालदास बनर्जी सर ने, फिर जे.एन. नायक ने किया, फिर जे.एफ. डेस ने किया। और इन्होंने जो काम किया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो काम किया गया था वो जी.आर. शर्मा के निर्देशन में किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है। तो अब ये हो गई इसके लोकेशन और इस पे काम किसने, मोहनजोदड़ो की लोकेशन की और उस पे काम किसने किया। अब हम देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्र था विभाजन कैसा था। तो मोहनजोदड़ो भी 2 क्षेत्रों में विभाजन पाया जाता है। पहला पूर्वी टीला, दूसरा पश्चिमी टीला। तो बात कर लेते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा पहला पूर्वी टीला और दूसरा हो गया हमारा पश्चिमी टीला। अगर बात करें पूर्वी की टीले की, तो पूर्वी टीले पे जैसे निम्न लोग रहते थे, सामान्य लोग रहते थे, मजदूर रहते थे, वो जो रहते थे वो पूर्वी टीले पर रहते थे। और पश्चिमी टीले पे जो रहते थे वो मतलब सामान्य वर्ग से ऊपर के लोग रहते थे। उच्च वर्ग के लोग जो रहते थे और जो शासन प्रशासन वाली चीजें रहती थी, दुर्गीकरण या फिर मोहनजोदड़ो की राजधानी जहाँ बनाई जाती थी वो टीला टीला था पश्चिमी टीला। तो पश्चिमी टीला ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि वहाँ पे प्रशासन संबंधित जितने भी ऑफिस रहते थे और जितने लोग रहते थे वो पश्चिमी टीले पे पाए जाते। उच्च वर्ग जो पाया जाता है वो पश्चिमी टीलों पे पाया जाता था और निम्न वर्ग के जो एविडेंस मिलते हैं वो पूर्वी टीलों से मिलते हैं। अब देख लेते हैं कि जो टीले मिले हैं यहाँ पे मोहनजोदड़ो से, वहाँ से क्या क्या एविडेंस मिले हैं। अगर बात करें हम पश्चिमी टीले की कि पश्चिमी टीले से क्या क्या मिला है उत्खनन में, तो पश्चिमी टीले से सबसे महत्वपूर्ण मिला है कि पश्चिमी टीले से एक सभा भवन पाया जाता है। कि एक सभा भवन मतलब जैसे कि मीटिंग हॉल आज के टाइम पे बनाया जाता है, जब इतना मॉडर्न हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी है। उससे पहले हमारे सिंधु घाटी सभ्यता 3-4 हजार वर्ष पहले हमारे मोहनजोदड़ो नामक पूरा स्थल पे देखो सभा भवन पाए जा रहे हैं। मतलब मीटिंग हॉल में से कोई भी टॉपिक पे चर्चा करना है या मीटिंग करना है तो उसके लिए प्रॉपर एक स्थान बना था जिसको कहा गया है सभा भवन। तो सभा भवन के जो साक्ष्य पाए गए हैं वो पश्चिमी टीलों से पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे पुरोहित आवास पाए गए हैं। पुरोहित आवास जो है ना ये उच्च वर्ग के लोग होते थे जो पूजा पाठ का काम करते थे, अन्य काम करते थे। तो पुरोहित उच्च वर्ग के लोग होते थे, उनका आवास पाया जाता है पश्चिमी टीले पे। इसके अलावा यहाँ पे महाविद्यालय पाया जाता है। महाविद्यालय में यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता था और यहाँ पे पुरोहित लोग के बच्चे रहते होंगे। यहाँ पे गरीब लोग तो रह नहीं रहे थे, यहाँ पे तो उच्च वर्ग रह रहे थे। तो उन्हीं के बच्चों के लिए उन्हीं के लिए यहाँ पे एक महाविद्यालय का भी साक्ष्य पाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक बृहद स्नानागार पाया गया है। मतलब एक बहुत बड़ा जो स्नानागार होता है, जैसे कि पुराने जमाने में देखते हैं तो हम वो तालाब का नाम दिया जाता था, लेकिन उसी तालाब के रूप में ही आज हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में एक बृहद स्नानागार बनाया गया जो पक्का था, जिसमें सीढ़ियां पाई जाती थी। जैसे कि आज के जमाने में स्विमिंग पूल बनाया जाता था, स्विमिंग पूल आज बनाया जा रहा था, लेकिन हमारे वहाँ देखो सभ्यताएं कि 3-4 हजार पहले ही बृहद स्नानागार के साक्ष्य मिल रहे हैं। तो ये जो बृहद स्नानागार है, अगर इसकी दिशा देखी जाए तो ये जो दिशा थी इसकी दिशा कुछ इस टाइप सी थी, आयताकार थी और इसमें सीढ़ियां पाई जाती है प्रॉपर कि चढ़ के आदमी आराम से नीचे पानी को छू सकता है या भर सकता है या जा सकता है, नहा सकता है। तो जो सीढ़ियां इसकी पाई जाती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर पाई जाती हैं
इधर से भी उतर सकते हो, उसके बाद इस तालाब में जाने के लिए इधर से भी उतरा जा सकता है। तो सीढ़ियों का डायरेक्शन जो पाया जाता है वो नॉर्थ टू साउथ पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ से जैसे कि यहाँ पे जब पानी गंदा हो जाता था तो इस गंदे पानी के निकास के लिए और नया पानी भरने के लिए इसमें उसकी भी व्यवस्था थी। तो यहाँ पे जो इसके ये वाला डायरेक्शन पाया जाता है पश्चिम और दक्षिण वाले इस वाली एरिया में एक नाली पाई जाती थी जहाँ से इस पानी को निकाला जाता था। और इस जो स्नानागार है इसे ही जो सर जॉन मार्शल महोदय हैं पूछा जाता है, ये जो बृहद स्नानागार है इसी को ही सर जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्य कहा है, क्योंकि अन्य सभ्यताओं में ये देखने को नहीं मिलता है कि हम मोहनजोदड़ो पूरा स्थल पे ही सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है, अन्य सभ्यताओं में भी नहीं मिलता है। तो इसलिए जो जी.आर. शर्मा महोदय थे जिनके निर्देशन में हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी, उन्होंने बृहद स्नानागार को विश्व का आश्चर्य कहा जाता था। तो पूछा जाए कि विश्व का आश्चर्य किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को बृहद स्नानागार को कहा जाता है। किसने कहा था, तो जी.आर. शर्मा महोदय ने कहा था। ये हो गई इसकी बात। ये जो बड़ी चीजें हैं ये हड़प्पा के पश्चिमी टीले से मिलते हैं मुख्य रूप से। ये जो एविडेंस पाए जा रहे हैं हड़प्पा, ये जो एविडेंस पाए जा रहे हैं मुख्य रूप से, ये जो एविडेंस पाए जा रहे हैं मुख्य रूप से ये मोहनजोदड़ो के पश्चिमी टीलों से पाए जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं पूर्वी टीलों की कि पूर्वी टीलों से क्या क्या मिला है एविडेंस के रूप में। तो पूर्वी टीलों से जो मिला है वो मिला है सूती कपड़ा में चिपका हुआ चाकू। एक सूती कपड़ा है, उस सूती कपड़ा में ही तांबे का एक चाकू लपेट के किसी उद्देश्य से मालूम रखा होगा। तो इससे ये मैसेज मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कपास का ज्ञान था। तो एक सूती कपड़ा में चाकू लिपटा हुआ मिला है। इसके अलावा इस टीले से सड़कों को पक्का करने का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो का जो पूर्वी टीला है यहाँ पे सड़कों को पक्का करने का साक्ष्य मिला है। सड़क जो कच्ची है उनको पक्का करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण जो है एविडेंस वो है पूर्वी टीले से हमें मिली है एक कांस्य नर्तकी जो डांसिंग गर्ल कहा जाता है, वो कांसे की बनी है। पूछा जाता है कि ये किस जाति की थी, तो अगर जात की बात करें तो इसे कहा जाता है आद एस्ट्रोलोलाइट। ये जो मूर्ति पाई गई है ये प्रोटो एस्ट्रोलाइट के नाम से जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो जातियां पाई जाती उसमें से जो प्रोटो एस्ट्रोलाइट जनजाति थी उसी जात की ये कांस्य नर्तकी थी। और इसके अलावा पूछा जाता है कि ये जो मूर्ति बनाई गई थी किस विधि से बनाई गई थी, तो कांस्य नर्तकी जो मूर्ति बनाई गई थी ये मधुचिष्ट विधि से बनाई गई थी। किस विधि से बनाई गई थी, तो मधुचिष्ट विधि से। ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो पाई गई है ये कांस्य की बनी है, ये किस जात की थी, बिलोंग करती थी ये नर्तकी की मूर्ति, तो आद्य या प्रोटो एस्ट्रोलाइट जात की थी और किसी विधि से बनाई गई थी, तो मधुचिष्ट विधि से। मधुचिष्ट विधि में भी बंद मधुचिष्ट विधि से बनाई जाती थी। ये मोम के द्वारा बनाई जाती थी, मोम का एक साचा तैयार किया जाता था, उसी पद्धति से बनाई गई थी। ये हो गई इसकी पूर्वी टीलों की बात। तो ये है हमारा मोहनजोदड़ो का पूर्वी टीला। ये पूर्वी टीले के साक्ष्य है, ये पश्चिमी टीले के साक्ष्य है। अब बात कर लेते हैं कि सामान्य रूप से उस स्तर से क्या क्या मिले हैं। तो ये हो गई मोहनजोदड़ो की टीलों की बात कि किस टीले से क्या क्या मुख्य रूप से मिला। इसके आगे देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो के संपूर्ण क्षेत्र से क्या क्या एविडेंस मिले हैं। अब बात कर लेते हैं, तो ये है पहला कि यहाँ से भेड़ और प्लस हाथी, मतलब एक मूर्ति मिले हैं जिसमें एक साइड भेड़ को दिखाने का प्रयास किया गया, दूसरी साइड हाथी को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो भेड़ और हाथी की जो संयुक्त मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से पुरोहित की मूर्ति मिली है। पुरोहित की मूर्ति जो मिली है, पुरोहित की मूर्ति मिली है हमारे पश्चिमी टीले से मिली है मोहनजोदड़ो की। पुरोहित के मूर्ति में देखा गया है
कि एक पुरोहित है जो अपने मत्थे पे उसके स्पष्ट दिखता है कि उसके बाल अच्छी तरीके से कंघी किए गए हैं और अपने वो कंधे पे एक साइड पत्तीदार कढ़न वाले फूल वाले एक शॉल डाले हुए है, मतलब प्रॉपर, और एक ताबीज मत्थे पे बांधे हुए, ऐसा चित्र मतलब जो मिला है उसकी मूर्ति ऐसा स्पष्ट उसमें दिखाई देता है कि उन्होंने मत्थे पे एक ताबीज बांध रखा है, उसके केस अच्छे से खींचे गए हैं, इसके अलावा उन्होंने एक पत्तीदार शॉल डाल रखा है। तो वो पुरोहित पूछी जाती है कि पुरोहित मूर्ति कहाँ से मिली, तो कास्य नर्तकी और पुरोहित मूर्ति जो मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। पूछा जाता है पुरोहित मूर्ति की जाति क्या है, तो जो पुरोहित की मूर्ति पाई जाती थी वो पाई जाती थी मंगोलियन जात पाई जाती थी। किस जात की पाई जाती है, तो मंगोलियन जात की। जैसे कि ये कास्य नर्तकी प्रोटो अस्ट्रालाइट जात की पाई जाती थी और पुरोहित मूर्ति जो पाई जाती थी वो पाई जाती थी हमारे मंगोलाइट जात की। इसके अलावा कहा जाता है कि जो ये मूर्ति है बनी कैसे थी, तो ये मधुचिष्ट से बनी थी, लेकिन ये साचा विधि से बनी थी। जो पुरोहित वाली मूर्ति है साचा विधि से बनी थी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से हमें 27 कमरों का एक मकान मिला है। मतलब इतनी बड़ी इमारत मिल रही है कि मतलब वो मोहनजोदड़ो पूरा स्थल से 27 कमरों का एक मकान मिला है। मतलब जिस पूरा स्थल से 27 कमरों का मकान मिल रहा है तो वो पूरा स्थल प्राचीन टाइम में कितना डेवलप रहा होगा। तो एक ये भी संदेश मिलता है कि वहाँ पे बहुत बड़ी संयुक्त फैमिली रहती थी, इस कारण इतने बड़े आवास वहाँ पे मिल रहे हैं। तो 27 कमरों का जो आवास मिल रहा है या कमरों का मकान मिल रहा है वो मोहनजोदड़ो पूरा स्थल से मिल रहा है। इसके अलावा जो स्वास्तिक चिन्ह होता है उसके एविडेंस पाए गए हैं। मतलब स्वास्तिक चिन्ह हमारे दैनिक जीवन में आज भी शुभ कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसके जो एविडेंस उससे पहले पाए गए थे तब वो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में भी स्वास्तिक चिन्हों का प्रचलन पाया जाता था। मतलब स्वास्तिक चिन्ह तब भी शुभ कार्य के लिए माना जाता था। मोहनजोदड़ो पूरा स्थल से हमें बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले, तो जो बैलगाड़ी है उसके साक्ष्य पाए जाते हैं। बैलगाड़ी के साक्ष्य कैसे पाए जाते हैं, तो बैलगाड़ी के साक्ष्य को ऐसे पहचाना गया, जो कच्ची सड़कें होती थी और जैसे कि दलदली रह गई, बरसात के टाइम पानी भर गया तो उनपे बैलगाड़ी निकाली गई है, तो उसकी जो छाप है उसको पाया गया है। तो उस आधार पे कहा गया है कि यहाँ से बैलगाड़ी गुजरी होगी, इसलिए यहाँ ऐसा माहौल या ऐसा एविडेंस पाया जाता है। तो बैलगाड़ी का साक्ष्य पूछा जाए और बैलगाड़ी के चलने का साक्ष्य पूछा जाए, ये दोनों साक्ष्य पाए जाते हैं हमारे मोहनजोदड़ो पूरा स्थल पे। अगली बात कर लेते हैं, तो है गीली मिट्टी पे कपड़े की छाप मिली है। गीली मिट्टी है जो जिस पे सूती कपड़ा होता था उसकी छाप मिली है कि कपड़ा अभी भी गीली मिट्टी पे किसी भी पे भी अगर आप प्रेस करके दाब दो तो उसकी छाप जैसी होगी वैसी गीली मिट्टी पे बन जाती है। तो वैसे ही सूती कपड़े की एक छाप मिली है गीली मिट्टी पे मोहनजोदड़ो से। अगला साक्ष्य है कि यहाँ से 6 कुम्हार भट्टियां मिली हैं। जो कुंभकार होते थे वो चीजों को पकाने का काम करते थे, उनकी 6 भट्टियां मिली। कितने मिली कुम्हार की, तो 6 भट्टियां मिली हैं कुम्हार की। इसके अलावा यहाँ से घोड़े के दांत मिले हैं। घोड़ा जो होता है, वैसे घोड़ा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा और ऊंट की उपस्थिति नहीं पाई जाती, लेकिन अपवाद रूप में घोड़े और ऊंट के कहीं कहीं साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि घोड़े के दांत यहाँ से मिलते हैं, सुतकोटसा से देखेंगे कि घोड़े का पूरा अस्थिपिंजर मिलता है, लोथर से देखेंगे कि घोड़े का जबड़ा मिलता है। तो अलग अलग पुरास्थल से अलग अलग चीजें मिलती हैं। तो घोड़े के दांत पूछा जाए कहाँ से मिला, तो घोड़े का दांत मिलता है मोहनजोदड़ो पुरास्थल से। इसके अलावा यहाँ से मलेरिया के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि गठिया रोग के साक्ष्य मिल रहे थे हमको हड़प्पा नामक पुरास्थल से, और जो मलेरिया के साक्ष्य मिल रहे हैं, बुखार के साक्ष्य मिल रहे हैं, वो मोहनजोदड़ो पुरास्थल से मिल रहे हैं। मतलब मलेरिया हमारी आज की बीमारी है, आज की बीमारी नहीं है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में 3-4 हजार साल पहले की बीमारी है। मलेरिया तब भी था, लोगों को मलेरिया होता था, मलेरिया से लोग मरते थे। और मलेरिया का एविडेंस कैसे पाए, तो वहाँ के जो समाधान रहते थे वो उन पे काम किए हैं KUR कनेडी। किसने काम किया है, तो काम किए हैं KUR कनेडी। कनेडी महोदय ने KR कनेडी महोदय ने
मलेरिया के साक्ष्य पाए हैं मोहनजोदड़ो पूरा स्थल के समाधानों पे। जो मोहनजोदड़ो के समाधान थे उन पे के यू आर कैनेडी महोदय ने काम किया और साक्ष्य में एविडेंस में पाया कि मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो मलेरिया से ग्रस्त थे। मलेरिया के लोग से हो सकता है कि जो मोहनजोदड़ो पूरा स्थल का पतन हुआ है वो मलेरिया से हुआ, ऐसे भी संज्ञा देते। इसके अलावा देते हैं कि हो सकता है नरसंहार से भी हुआ हो। तो मलेरिया के साक्ष्य जो पाए जाते हैं वो मोहनजोदड़ो से पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा कि मलेरिया के जो साक्ष्य पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मोहनजोदड़ो पूरा स्थल में, और जो गठिया के साक्ष्य पाए जाते हैं वो हड़प्पा नामक पूरा स्थल से पाए जाते हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से शतरंज की गोटी मिलती है। शतरंज आज का गेम है, आज का गेम नहीं है शतरंज। देखो जितनी चीजें हम लोग आज यूज कर रहे हैं सारी चीजें देख रहे 3-4 हजार पहले हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिल रही है। तो शतरंज की जो गोटी होती है उनका एविडेंस कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो पूरा स्थल से मिला है। इसके अलावा यहाँ से भी हाथी का कपाल मिला है, जैसे कि मोहनजोदड़ो में हड़प्पा पूरा स्थल में हाथी का जला कपाल मिला था। यहाँ पे जला कपाल नहीं है, सबूत हाथी का कपाल पाया गया है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है, उस मुहर पे दो लोगों को दिखाने का प्रयास किया गया है। एक ही चित्र में दो लोगों को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो उसमें आधा मानव दिखाया गया है और आधा बाघ दिखाया गया है। तो यहाँ देखे थे कि एक मूर्ति में भेड़ और हाथी एक साथ दिखाने का प्रयास किया गया था, और यहाँ पे एक मुहर पे चित्र मिला है जिसमें आधा मानव दिखाया गया है और आधा बाघ दिखाया गया है। तो आधा मानव आधे बाघ का जो चित्र प्राप्त होता है वो मोहनजोदड़ो की मूर्ति में भी प्राप्त होता है और मुहर में भी प्राप्त होता है। तो आधा बाघ और आधा मनुष्य की मुहर मूर्ति प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा भेड़ और हाथी की एक संयुक्त मूर्ति प्राप्त होती है। सेम मतलब मिलते जुलते वर्ड हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो जो पूरा स्थल, तो ये हो गई बात। अब बात कर लेते हैं कि मोहनजोदड़ो पूरा स्थल पे कितने लोग पाए जाते थे। तो मोहनजोदड़ो पूरा स्थल पे जो लोग पाए जाते थे उनकी संख्या मानी जाती है 3500 से लेके 4000 मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा जो लोग निवास करते पाए गए हैं वो मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। और संख्या कितनी थी, तो ये पाया जाता है कि 3500 से 4000 लोग इस टीले पे मोहनजोदड़ो के निवास करते थे। और इन लोगों में जो सबसे ज्यादा जाति पाई गई थी, किस जात के लोग मोहनजोदड़ो में निवास करते थे, तो वो थे भूमध्य सागरी जनजाति के लोग। मोहनजोदड़ो टीले पे सबसे ज्यादा कौन सी जाति पाई जाती थी, तो पाई जाती थी भूमध्य सागरी जाति। या फिर इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा कौन सी जाति पाई जाती थी, तो भूमध्य सागरी जनजाति या जाति पाई जाती थी। तो संख्या कितनी थी, तो 3500 से 4000 थी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की विशेषता है कि यहाँ पे जो कुआं पाए जाते थे, कुआं पता नहीं उनका क्या उद्देश्य था कि जो कुएं पाए जा रहे हैं वो आधे घर के अंदर हैं आधे बाहर हैं। कि जैसे कि ये बाहर घर की बाउंड्री है, ये घर है और घर है, जैसे ये कुआं बना है, तो कुआं का क्या उद्देश्य था कि यहाँ इसके बीच से बाउंड्री निकाली जाती थी, ये बना रहता, कुआं का ये डायरेक्शन रहता था। तो अनुमान लगाया जाता था कि मोहनजोदड़ो के लोग इतना ज्यादा मतलब जागरूक थे, तो यहाँ के जो कुएं थे आधा बाहर रहता था कि अगर कोई बाहर का आदमी आए और पानी की जरूरत लगे उसको, तो उसको अंदर घर के ना आना पड़े, वो बाहर से भी इस कुएं से पानी निकाले और अपनी आवश्यकताएं पूरी कर ले। ऐसे सेम था कि अगर घर के लोग हैं तो घर के लोगों को पानी लेने के लिए बाहर ना आना पड़े, वो अंदर से ही अपनी आवश्यकताएं पूरी कर ले। तो कितना मतलब सर्वोच्च सोचते थे कि जो आवश्यकताएं हैं बिना बाहर जाए पूरी हो जाए और बाहर वालों को अंदर जाए बिना पूरी हो जाए। तो ये एक भी महत्वपूर्ण परिवर्तन है यहाँ पे देखने को मिलता है कि मोहनजोदड़ो के जो कुएं पाए जाते हैं वो आधे बाहर और आधे अंदर पाए जाते हैं घर के। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत पूछी जाती है कौन सी, अगर सिंपली रूप में पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है, तो अगर स्नानागार मिल जाता है तो स्नानागार सिंपली सही हो सकता है, लेकिन अगर उसमें पूछा जाए सबसे बड़ी में अन्नागार मिल जाता है तो अन्नागार ही सबसे ज़्यादा सर्वोच्च आंसर लगता है दोनों में से, कि सबसे बड़ी जो मोहनजोदड़ो की इमारत मानी जाती है वो अन्नागार मानी जाती है। तो अगर रचनात्मक पूछे जाए कि मोहनजोदड़ो की रचनात्मक सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो अन्नागार थी। अगर सिंपली पूछा जाए तो स्नानागार थी। तो ये हो गई इसके फैक्ट की बात। इसके अलावा यहाँ पे
राजपथ पाया जाता है। मोहनजोदड़ो में एक राजपथ पाया जाता था जिसकी जो चौड़ाई थी वो 10 मीटर मानी जाती है। 10 मीटर का एक राजपथ पाया जाता है जो समांतर ग्रिड प्रणाली पे बनी हुई थी। मतलब जो मोहनजोदड़ो की या सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी सड़कें थी वो समकोण पे काटती थी ग्रिड प्रणाली पे। तो राजपथ का जो साक्ष्य पाया जाता है, राजपथ 10 मीटर से प्लस भी पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम 10 मीटर का एक राजपथ पाया जाता है। और जो राजपथ कहलाता था, तो राजपथ के साक्ष्य जो पाए जाते हैं वो मोहनजोदड़ो से पाए जाते हैं। ये पूछा गया है कि राजपथ का साक्ष्य कहाँ से पाया गया है। इसके अलावा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो का जो विनाश हुआ है वो के यू आर कैनेडी महोदय का मानना है कि ये मलेरिया से हुआ है। अन्य विद्वानों को मानना है कि मोहनजोदड़ो का जो विकास हुआ है वो नरसंहार से हुआ है। मतलब कोई बाहरी लोग आए, आक्रमण किए और आक्रमण करने के बाद मोहनजोदड़ो नगर को नष्ट कर दिए हैं। तो ये मोहनजोदड़ो से जुड़े कुछ फैक्ट। अब हम लोग देख लेते हैं लोथलपुरा स्थल। अगर लोथलपुरा स्थल की बात करें तो लोथलपुरा स्थल भी बहुत महत्वपूर्ण पुरा स्थल है, क्योंकि ये भी 7 नगरों में। लोकेशन की बात अब देख लेते हैं कि लोथल नामक पुरा स्थल से क्या क्या एविडेंस मिले हैं। इस पुरा स्थल के उत्खनन से क्या क्या एविडेंस मिले, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। अगर साक्ष्य की बात करें तो सबसे पहले यहाँ महत्वपूर्ण साक्ष्य पाया जाता है कि यहाँ पे सती प्रथा के साक्ष्य पाए जाते हैं। यहाँ पे जो समाधान पाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 20 समाधान पाए गए हैं, उसमें देखा गया है उन समाधियों में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी दफनाया गया है। इसी आधार पे कहा जाता है कि यहाँ पे सती प्रथा के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो हड़प्पा का कौन सा पूरा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का जहाँ पे सती प्रथा के साक्ष्य पाए जाते हैं? तो लोथल नामक पूरा स्थल से सती प्रथा के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो ये हो गई बात। इसके अलावा और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है कि लोथल से एक गोदी बाड़ा पाया जाता है, मतलब बंदर गाह पाया जाता है, डॉग याक पाया जाता है। तो ये पूछा जाता है लोथल की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी, जो लोथल जाना जाता था वो अपने बंदरगाह या गोदीवाड़ा के लिए जाना जाता है। मतलब यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था, इस गोदीवाड़ा पे ही बाहर की जो जहाजें आती थी उनसे माल लद के आता था, हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों में पहुंचाया जाता था, या फिर अन्य सभ्यताएं जो जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताएं थी उनसे व्यापार होता था लोथल से। तो ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लोथल से हड़प्पा सभ्यता के बहुत बड़ा एक डाक याक या फिर कह सकते गोदीवाड़ा या बंदरगाह साक्ष्य पाया जाता है। अगर पूछे कि इसका क्षेत्रफल का है, तो इसका जो क्षेत्रफल माना जाता था वो 214 गुणे 36 माना जाता था। इसका जो आयतन था 214 गुणे 36 आकार में था। मतलब उसकी लंबाई थी वो थी 214 और जो चौड़ाई थी वो 36 मीटर थी। तो ये 214 गुणे 36 आयतन के क्षेत्रफल का एक बंदरगाह पाया जाता है लोथल से। ये हो गई विशेषता। इसके अलावा यहाँ से मम्मी का मॉडल पाया जाता है। मम्मी जो प्रचलन में थी ये मिस्र की सभ्यताओं में पाया जाता था, लेकिन यहाँ देखने को मिलता है कि उसी मम्मी के मॉडल का ही एक समाधान हमारे लोथल नामक पूरा स्थल से पाया जाता था। तो ये मम्मी जो विशेषता था ये मुख्य रूप से मिस्र की विशेषता थी, मिस्र की सभ्यताओं में देखने को मिलता था, लेकिन वही सेम मम्मी मॉडल हमारे गुजरात पूरा स्थल से पाया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसकी मम्मी मॉडल के अलावा यहाँ से 3 युग्मित समाधियां पाई जाती हैं। जो ये पूरा स्थल है यहाँ पे 3 समाधियां ऐसे मिली हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ को एक साथ अंत्येष्ट किया गया है। तो उसी आधार पे कहा जाता है कि यहाँ पे सती प्रथा के भी साक्ष्य थे और युग्मित समाधियों के भी साक्ष्य पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ जो लोथल था ये मन का उद्योग पाया जाता था। इसके अलावा यहाँ से राक्षस की मोहरें पाई गई हैं। जो मोहरें प्राप्त है उसमें राक्षस का चित्र बना हुआ है और उनकी संख्या कितनी है? तो 2 मोहरें ऐसे जिसमें राक्षस का चित्र पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मन का उद्योग जो एक प्रकार से बीड्स रहते थे उनका काम किया जाता था। तो ये डेकोरेशन के काम आते थे, महिलाओं के घर के अन्य चीजों के लिए। तो मन का उद्योग जो प्राप्त होता आगे चल के हम लोग चन्नू दड़ू पढ़ेंगे, वहां पे मन का उद्योग सबसे व्यापक रूप में पाया जाता था। लेकिन मन का उद्योग का एक कारखाना और एविडेंस लोथल के पूरा स्थलों से भी देखने को मिलता है। तो मन का उद्योग हो गया, राक्षस मोहरें हो रही। इसके अलावा यहाँ से कपड़ों की रंगाई होती थी। यहाँ के उत्खनन से कपड़ों की रंगाई का एक कुंड प्राप्त होता है जहाँ पे कपड़ों की रंगाई की जाती थी और कपड़े रंगाई करके अन्य क्षेत्रों में सप्लाई किए जाते थे। इसके अलावा यहाँ से
गोरिल्ला और बरसिंगा की चित्र मिले हैं, मतलब गोरिल्ला और बरसिंगा के चित्र मिले हैं मोहरों पे। तो यहाँ पे हम देखे थे मोहरों पे दो राक्षस के चित्र मिलते हैं, वैसे ही मोहरों पे यहाँ पे गोरिल्ला की और बरसिंगा की मोहरों के चित्र प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ से मोहरों पे नाव के चित्र देखने को मिलता है। जो मोहरे हैं यहाँ पे नाव का चित्र देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ से शतरंज के साथ छिपा है। हम लोगों ने देखा था कि मोहनजोदड़ो से शतरंज की गुटियां मिली थी, और यहाँ से भी देख रहे हैं कि शतरंज के साथ छिपाए गए हैं। यहाँ से मोहरों पे नाव का चित्र पाया जाता है, गोरिल्ला बरसिंगा के साथ पाए जाते हैं। इसके अलावा राक्षस के चित्र पाए जाते हैं। इसके अलावा देखें यहाँ को भी सड़कें जो होती थी उनको पक्का करने का साक्ष्य प्राप्त होता है। आगे हम लोगों कालीबंगा में भी देखे थे, अगले ये पूरा स्थल पे भी देखे थे कि सड़कों को पक्का करने का साक्ष्य मिला था। इसके अलावा लोथल की विशेषता है कि जो दरवाजा है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, कि जैसे आज के समय में भी जो मेन गेट होता है मुख्य सड़क की ओर ही खुलता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग इतने जागरूक थे, जो अपने गेट रहते थे वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खोलते थे। वो अपने जो मुख्य गेट बनाते थे वो मुख्य सड़क की खोल के ना कि छोटी गलियों की तरफ बनाते थे। मतलब जो घर का निकास रहता था, मुख्य निकास रहता था, वो राजपथ या फिर मुख्य सड़क की ओर नहीं रहता था, वो गलियों में, छोटी गलियों में रहता था। तो ये एक अपवादित विशेषता है कि केवल लोथल नामक पूरा स्थल है जहाँ से जो दरवाजे हैं वो गलियों में ना खुल के मुख्य सड़क की ओर खुल रहे हैं। मतलब ये वर्तमान में जैसे देखने को मिलता है वो विशेषता लोथल में देखने को मिल रही है। अन्यथा वहाँ की विशेषता थी कि जो दरवाजे थे मुख्य सड़क पे नहीं खुलते थे, वो गलियों में खुलते थे। लेकिन लोथल में देखने को मिलता है कि लोथल के जो घर हैं उनका दरवाजा जो खुल रहा है वो मुख्य सड़क की ओर खुल रहा है। इसके अलावा लोथल से दो गाय की दृढ़ मूर्तियां मिली हैं। मतलब कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गाय के एविडेंस नहीं पाए जाते हैं, तो साक्षिक रूप से गाय के एविडेंस नहीं पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो SR राव महोदय ने है, ये दो गाय की जो मूर्तियां होती हैं, मिट्टी की बनी मूर्तियों को मिलने का दावा करते हैं। तो कहा पूछा जा सकता है कि किसने लोथल या मोहनजोदड़ो सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में किसने दो गाय की मूर्तियों के मिलने का दावा किया है? तो राव महोदय ने किया है। इसके अलावा लोथल से हमें धान के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। फसलों में किसका साक्ष्य मिला है? तो धान के मिले हैं, चावल के मिले हैं और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा को लघु हड़प्पा की संज्ञा दी जाती है। तो पूछा जाए कि लघु हड़प्पा की संज्ञा किसे दी जाती है, किस पूरा स्थल को कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की? तो लघु हड़प्पा की संज्ञा जो दी जाती है वो लोथल नामक पूरा स्थल को दी जाती है। इसके अलावा जो यहाँ की नालियां हैं जहाँ से गंदा पानी निकलता था, वो नालियां सीढ़ीदार बनाई गई है। मतलब कि अगर सीढ़ीदार नालियां हैं तो इसका मतलब आवास क्षेत्र से नालियां बहुत नीचे थी कि पानी की निकास व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इसलिए वो भी नालियां बनी सीढ़ीदार बनी हुई कि स्टेप बाय स्टेप आप उतर के उनको साफ कर सकते हैं या फिर पानी का निकास अच्छा हो सकता है। तो इससे ये भी सीढ़ीदार नालियां अगर मिल रही है तो इसका मतलब कि आवास क्षेत्र से बहुत नीचे नालियां थी, तो पानी कहीं टिकता नहीं होगा। इससे तो ये स्पष्ट एविडेंस मिलता है। इसके अलावा लोथल से फारस की दो मोहरें मिली हैं। तो फारस की जो दो मोहरें मिली हैं वो मिली हैं लोथल नामक पूरा स्थल से। इसके अलावा लोथल से जो बीज बोने का काम किया जाता है, तो बीज बोने का जो यंत्र मिला है वो भी लोथल नामक पूरा स्थल से मिला है। तो ये हो गए लोथल से जुड़े पॉइंट। अब देख लेते हैं धौलावीरा। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा महानगर है। धौलावीरा की बात करें कि इसकी लोकेशन क्या है, इस पे काम किसने किया है, तो धौलावीरा जो पड़ता है ये भारत के गुजरात राज्य में पड़ता है और कच्छ की खाड़ी में पड़ता है। जैसे कि हम लोथल की बात किए थे तो ये गुजरात राज्य हो गया हमारा। तो ये जो खाड़ी है ये खंभात की खाड़ी कहलाती है। इसी खंभात की खाड़ी में पड़ता है हमारा लोथल, और कच्छ की रण में जो पड़ता है वो हमारा धौलावीरा पड़ता है। तो ये है कच्छ का रण या कच्छ की खाड़ी कह सकते हैं। इसी कच्छ के रण में ही हमारा ये धौलावीरा पड़ता है। तो इसकी लोकेशन पूछी जाती है कि धौलावीरा कहाँ पड़ता है, तो धौलावीरा कच्छ के रण में या फिर कच्छ की खाड़ी में पड़ता है।
ये होगी इसकी लोकेशन की बात। अगर बात कर ले कि धौलावीरा किस नदी पे है, तो धौलावीरा जो पड़ता है वो 2 नदियों पे पड़ता है। ये मनहर और मनसन नदियों के बीच में पड़ता है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है इसकी लोकेशन, तो धौलावीरा मनहर और मनसन नदियों के बीच पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो गुजरात की कच्छ के रण में पड़ता है। कौन सी नदी है, तो मनहर और मनसन नदियों के मध्य में पड़ता है। बात करें यहाँ, तो ये कर लिए हम लोग धौलावीरा की लोकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं कि धौलावीरा की खोज किसने किया और धौलावीरा का उत्खनन किसने किया। तो धौलावीरा की जो खोज किए हैं वो जेपी जोशी महोदय ने किया है। कब किया है, तो 1968 ईस्वी में किया है। जेपी जोशी महोदय का जो फुल फॉर्म है नाम वो है जगपत जोशी। तो धौलावीरा की जो खोज किए हैं वो 1968 ईस्वी में जगपत जोशी महोदय ने किया है। और उत्खनन का कार्य किसने किया है, तो उत्खनन का कार्य जो धौलावीरा का किए हैं वो RS बिष्ट महोदय ने किया है। कब किया है, तो 1990 में किया है। तो धौलावीरा की खोज किए थे जेपी जोशी महोदय ने 1968 ईस्वी में, और उत्खनन का जो काम किए हैं वो किए हैं RS में किए हैं। RS महोदय का फुल फॉर्म जो है वो है रविंद्र सिंह बिष्ट। तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 में यहाँ पे उत्खनन का काम किया। धौलावीरा जो पाया जाता है वो 3 नगरों में बटा हुआ पाया जाता है। जैसे कि अन्य नगर जो पाए जाते हैं वो 2 नगरों में पाया जाता है, लेकिन धौलावीरा 3 नगरों में पाया जाता था। यहाँ पे लोथल की एक विशेषता छूट गई थी कि यहाँ का जो दुर्ग था वो, जैसे कि यहाँ के जो टीले थे, जैसे ये टीला है, ये 2 टीले हैं। यहाँ पे जो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला था, जैसे कि अन्य स्थलों में देखते थे कि पहले ये कच्ची ईंटों से दीवार बनाई जाती थी दुर्ग के लिए, फिर पक्की ईंटों से अलग अलग बनाया जाता। इनकी सुरक्षा प्राचीर जो रहती थी वो अलग अलग रहती थी। लेकिन लोथल नामक पूरा स्थल पे जो टीले थे दोनों, वो एक ही रक्षा प्राचीर से जुड़े थे। जैसे कि ये हो गया पश्चिमी टीला, ये हो गया हमारा पूर्वी टीला। यहाँ की जो सुरक्षा प्राचीर थी कुछ इस टाइप की थी। ये दोनों टीले एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। तो लोथल और सुरकोटरा 2 ऐसे पूरा स्थल है जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे। ये भी लोथल की विशेषता थी, छूट गई थी। तो ये हो गया। अगर हम बात करें इसकी, तो जो धौलावीरा पूरा स्थल है ये 3 भागों में डिवाइड था। वो कौन कौन से थे, तो ये 3 टीलों में विभक्त था। पहला जो टीला था ये पूर्वी टीला था, दूसरा टीला जो था ये पश्चिमी टीला था। तो ये पूर्वी टीला था, ये पश्चिमी टीला था। इसके मध्य में एक और टीला पाया जाता जिसका नाम था ये मध्य टीला। तो जो बीच में टीला था उसको स्थान के नाम पे से मध्य टीला कहा गया। तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल ज्यादा 3 टीलों में विभाजित पाया जाता था, तो वो धौलावीरा। आगे हम लोग देखेंगे कालीबंगा भी 3 टीलों में विभाजित पाया जाता है। तो ये जो पूर्वी टीला था ये निचला क्षेत्र कहा जाता था, इसे मध्य क्षेत्र कहा जाता था। और जो पश्चिमी टीला था इसे दुर्ग क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो इन जो टीले हैं ये तीनों टीले के मध्य में एक स्टेडियम प्लेग्राउंड के साथ पाए जाते हैं। तो धौलावीरा की ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि धौलावीरा में पश्चिमी टीला और मध्य टीला के मध्य में एक स्टेडियम के साथ पाए जाते हैं। आगे एक अफगानिस्तान की साइड है, वहां पे भी देखने को मिलता है कि जीर्णोद्धार से कि स्टेडियम के साथ पाए जाते हैं। भारत के संदर्भ में जो स्टेडियम और प्लेग्राउंड के साथ पाए जाते हैं वो धौलावीरा पूरा स्थल से मिलते हैं। किस टीले के मध्य, तो पूर्वी पश्चिमी टीला और मध्य टीले के मध्य स्टेडियम के साथ पाए जाते हैं। तो धौलावीरा की महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ से स्टेडियम के साथ या प्लेग्राउंड के साथ पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से घोड़ों की आकृतियां पाई जाती हैं कि हम लोग देखे थे कि लोथल से घोड़े के दांत पाए जाते थे। यहाँ पे घोड़ों की आकृतियां पाई जाती हैं, मतलब मृण मूर्तियां जो होती हैं वैसे संदर्भ में घोड़ों की आकृतियां पाई जाती हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण ये भी है यहाँ का पॉइंट कि यहाँ से 10 अक्षर की एक नेम प्लेट पाई जाती है। जैसे कि आज के समय पे भी नेम बोर्ड घर के सामने लगवाते हैं, वैसा ही एक नेम बोर्ड जिसमें से 10 अक्षरों में लिखा गया है बड़ा बड़ा सा, लेकिन पढ़ने में हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक भी पढ़ी नहीं जा सकी है, इस कारण उसको पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन जो ये नेम प्लेट पाई गई है जो घर के सामने लगाई जाती होगी उसमें 10 बड़े अक्षर में कुछ लिखा हुआ है। तो 10 अक्षरों की जो नेम प्लेट पाई गई है वो धौलावीरा पूरा स्थल से पाई गई है। इसके अलावा यहाँ से 37
सेंटीमीटर की एक नेवले की मूर्ति पाई गई। जो नेवला होता है उसकी 37 सेंटीमीटर की मूर्ति धौलावीरा पुरास्थल से पाई गई है। इसके अलावा यहाँ से जो धौलावीरा का कुल क्षेत्रफल था, उस कुल क्षेत्रफल में भी 30% भाग पे 16 बड़े तालाब पाए जाते हैं। कि मतलब यहाँ पे पानी का बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो कुल क्षेत्रफल का 30% जो भाग है धौलावीरा के, उस पे सब बड़े बड़े 16 कुएं पाए जाते हैं। तो धौलावीरा के कुल क्षेत्रफल पे 30% क्षेत्रफल पे 16 बड़े तालाब पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ से शैलकृत जलकुंड के साक्ष्य पाए जाते हैं। कि मतलब यहाँ पे धौलावीरा में एक बहुत बड़ा सा एक कुंड बनाया गया है, जैसे कि पानी को स्टोर करने के लिए। उसके नीचे पत्थर की अच्छे से कुटाई की गई है, पॉलिशिंग की गई है, ताकि पानी नीचे ना जाए। तो जो जल कुंड है, जहाँ पे जल को या पानी को स्टोर करके सप्लाई किया जाता था, या फिर सूखे के दिनों में यूज किया जाता होगा, या एक रूप में पानी का भंडारण किया जाता था। वो किस उद्देश्य से कहाँ पे प्रयोग करते थे, वो समय के अनुरूप उन लोग के होगा। लेकिन जो जलकुंड के साक्ष्य पाए गए हैं वो धौलावीरा पुरास्थल से पाए गए हैं, जहाँ पे जल को संग्रह करने के लिए एक कुंड बनाया गया है। उस कुंड को चारों तरफ से शैलकृत कर दिया गया ताकि पानी नीचे ना सूखे। तो ये जलकुंड के साक्ष्य पाए गए। और जलकुंड में नीचे उतरने के लिए उसमें 31 सीढ़ियां पाई जाती हैं। मतलब बहुत गहरा होगा तब उसमें 31 सीढ़ियां पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ से प्रथम खगोली वेधशाला पाया जाता है। मतलब पूरे हड़प्पा सभ्यता में प्रथम खगोली वेधशाला के जो साक्ष्य पाया जाता है वो धौलावीरा पुरास्थल से पाया जाता है। यहाँ मतलब जो ब्रह्मांड वाली चीजें रहती थी, उनका एविडेंस जो पाया जाता है वो धौलावीरा पुरास्थल से प्रथम साक्ष्य पाया जाता है। मतलब इससे पहले कोई इस टाइप का साक्ष्य नहीं था जहाँ पे खगोली ज्ञान या वेधशाला या प्रयोगशाला था। तो इसका प्रॉपर एक प्रयोगशाला बना हुआ है धौलावीरा पुरास्थल पे हड़प्पा सभ्यता में। इसके अलावा यहाँ से कांसे का एक हथौड़ा प्राप्त हुआ है। हथौड़ा जैसे कि आज के जमाने में लोहे का हथौड़ा होता था, तब जो हथौड़ा था वो कांसे का हथौड़ा था। इसके अलावा जो यहाँ से हथेदार दर्पण पाया जाता है। मतलब जो महिलाएं रहती थी वो श्रृंगार, महिलाएं पुरुष श्रृंगार के रूप में जो शीशे का प्रयोग करती थी, उस शीशे में जो कांसा रहता था उसका हत्था लगा हुआ, उसको पकड़ने के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए उसमें एक हत्था बनाया गया है, जैसे कि आज के जमाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बिना प्रतीक वाली आयताकार मुहर मिली है। मतलब ज्यादातर देखने को मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पे कोई ना कोई लेख और चित्र पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मोहर मिली है वो बिना प्रतीक, मतलब एक सादी मोहर मिली है। तो ये होगी विशेषता कि यहाँ पे एक बिना प्रतीक वाली आयताकार मोहर मिली है। इसके अलावा जो धौलावीरा पुरास्थल था, यहाँ से तीनों चरणों के काल पाए जाते थे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण थे, प्रोटो हड़प्पा और विकसित हड़प्पा और उत्तरवर्ती हड़प्पा। तो प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा और उत्तरवर्ती हड़प्पा तीनों चरणों के जो साक्ष्य पाए जाते हैं वो धौलावीरा नामक पुरास्थल से पाए जाते हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता को लेट सिटी के नाम से जाना जाता है। उत्तरवर्ती जो साइट के नाम से जाना जाता है वो धौलावीरा को जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ से धौलावीरा नामक पुरास्थल से ओपदार एक स्तंभ मिला। जैसे कि अशोक के शासन काल में स्तंभ गाड़ने की परंपरा आई थी। वो कहते हैं कि उन्होंने वो मतलब कि यूनानियों से सीखा था कि भारत में भी ऐसे स्तंभ जो गाड़े गए वो अशोक ने यूनानियों से प्रभावित होकर गाड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो ओपदार पॉलिश वाले स्तंभ पाए गए, वो भी एक स्तंभ नहीं 40 स्तंभों की संख्या पाई गई जो उस पर अच्छी पॉलिशिंग की गई है। तो ये भी विशेषता है। और आगे देखेंगे हम लोग कि एक और पुरास्थल मिलता है जहाँ पे मतलब की चित्रकारी की गई है खंभों पे। यहाँ पे तो ओबदाल पॉलिश होती थी वो पाए गए, वैसे खंभे पाए गए। इसके अलावा धौलावीरा से सुनामी के साक्ष्य पाए गए हैं। माना जाता है कि धौलावीरा का जो अंत हुआ है ये सुनामी के कारण हुआ है। तो ये हो गई धौलावीरा की विशेषताएं। इसके अलावा
ये जो मोहनजोदड़ो पूरा स्थल है, मोहनजोदड़ो पूरा स्थल को मार्शल महोदय कहते हैं कि मोहनजोदड़ो जो पूरा स्थल है ये 7 बार डूबा था और 7 बार इसका उत्खनन हुआ। इसके अलावा मोहनजोदड़ो को आध्यात्मिक नगर या आध्यात्मिक नगर की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि राजधानी के रूप में कुछ विद्वान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हड़प्पा को नाम दिया जाता है वो प्रशासनिक नगर के रूप में जाना जाता है और मोहनजोदड़ो को आध्यात्मिक नगर के रूप में जाना जाता है। तो ये थे इनसे जुड़े कुछ फैक्ट। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे अन्य 3 स्थल, फिर अन्य स्थल देखेंगे। बाकी आज के लिए जय हिंद।